Hey Xiang Wang family, welcome back. Let's start our new chapter. विंग पूरे नशे में था और वो फाइनली सो चुका था। वही बाहर नी हुसैन, नी मिंजू, वेन्निंग, मेंग्याओ और वांगजी, इन पांचों की भी आंखों में आंसू थे। सच में चाइना का सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन, एक परफेक्ट अल्फा और पूरी दुनिया की नज़र में एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर खुद गॉड मेहरबान है, उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। वो बच्चा, या यूँ कहा जाए वो स्ट्रॉन्ग अल्फा मैन, एक चीज़ के लिए अपनी ज़िंदगी में हमेशा तरसता आया है और वो एक चीज़ है प्यार। विंग की लाइफ जीने के लोग सपने देखते हैं, क्योंकि हर किसी को जीने के लिए पैसा ही तो इम्पोर्टेंट लगता है ना। पर नहीं, जीने के लिए इम्पोर्टेंट होता है प्यार। पैसा है इम्पोर्टेंट ज़िंदगी में, पर प्यार उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आज विंग की हालत देखकर सब कुछ समझ में आ चुका था। एक्चुअली विंग की लाइफ बचपन से ही डिफ़िकल्टीज़ में गई थी। कांसे सरन, जो विंग की मदर थी, उसे पहले से ही पता था कि उसकी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और उसकी बॉडी बहुत वीक है, जो बेबी कैरी करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। पर फिर भी कांसे सरन ने जिद में वी चांसे को फोर्स किया बेबी के लिए। एक्चुअली ये कांसे सरन की जिद नहीं थी, पर उसे एक बेबी चाहिए था। इसीलिए वी चांसे भी कांसे सरन के सामने हार चुके थे और फाइनली कांसे सरन ने बेबी को कंसीव कर लिया। डॉक्टर ने मना किया था, उसके बाद भी कांसे सरन ने विंग को बर्थ दिया। पर विंग के बर्थ के 9 मंथ बाद ही कांसे सरन, जिसकी बॉडी हद से ज़्यादा वीक हो चुकी थी, वो सरवाइव नहीं कर पाई और फाइनली उसकी डेथ हो गई। वी चांसे, जो अपनी बिलव्ड वाइफ के मौत से हद से ज़्यादा सदमे में जा चुके थे, उन्होंने विंग के लिए जीना स्टार्ट किया। उस छोटे से बच्चे को वी चांसे अकेले संभालने लगे। वी चांसे ने विंग का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखा और वो अपनी डेथ वाइफ को भी विंग में ही ढूंढने लगे। पर कांसे सरन से वी चांसे हद से ज़्यादा प्यार करते थे, जिस वजह से वो अपनी वाइफ के मौत का गम कभी भी भुला ही नहीं सके और धीरे धीरे वो भी बीमार रहने लगे। ऐसे ही उनकी भी डेथ हो गई। कांसे सरन के जाने के बाद और वी चांसे की भी डेथ के बाद विंग बिल्कुल अनाथ हो चुका था। पर वी चांसे के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी। वी चांसे ऑलरेडी अपनी विल बना चुके थे, जिसमें उन्होंने सारी प्रॉपर्टी विंग के नाम पे करके रखी थी और 18 साल का होने के बाद विंग को वो सारी प्रॉपर्टी मिलने वाली थी। ये बात जब मैडम यू को पता चली, जो कांसे सरन की इकलौती बहन थी, उन्होंने विंग के लिए कोर्ट में केस डाल दिया कस्टडी का। विंग, जो अपनी मैडम यू से हद से ज़्यादा कनेक्टेड था, तब वो उन्हें आंट यू कहता था। मैडम यू एक सेल्फिश और लालची किस्म की इंसान थी, इसीलिए जब तक वी चांसे जिंदा थे तब तक वो विंग के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती थी, ताकि हमेशा वो वी चांसे के गुड लिस्ट में रह सके और हमेशा वी चांसे उनके जियांग कॉरपोरेशन को हेल्प कर सके। जब तक वी चांसे जिंदा थे वह तब तक उन्होंने जियांग कॉरपोरेशन को फुल सपोर्ट किया भी, पर उनके मौत के बाद विंग के नाम पर सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो चुकी है, ये जानकर मैडम यू ने जैसे तैसे करके कस्टडी केस जीत लिया और विंग को अपने पास रख लिया। विंग, जो मैडम यू को पहले आंट यू कहता था और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता था, वो मासूम बच्चा क्या जानता था ये औरत कितनी ज़्यादा बुरी है। पर विंग को ये समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि छोटे विंग को जब मैडम यू जियांग हाउस में लेके गई, तभी से वो उसे टॉर्चर करने लगी। वो विंग को 2-2, 3-3 दिन तक भूखा रखती, उसे टॉयज नहीं देती और साथ ही पहनने को कपड़े तक नहीं देती थी। वो विंग की बेसिक नीड्स को तक कंप्लीट नहीं कर पा रही थी, या यूँ कहा जाए अपने गुस्से के मारे कंप्लीट नहीं करती थी। विंग को रूम में बंद करना, साथ ही उस पर डॉग्स को छोड़ देना, उस छोटे से बच्चे से घर के काम करवाना, ये सारी क्रूएलिटी मैडम यू की विंग पर ही उतरती थी।
अपने बच्चों से तक मैडम यू विंग को बात नहीं करने देती थी। पर कोर्ट का एक डिसीजन था कि हर 1 मंथ में वी चांसे का लॉयर विंग से मिलने जाएगा और उसके हालचाल के बारे में पता करेगा। हर मंथ लॉयर जियांग कॉरपोरेशन में आता था और साथ ही विंग से मिलता भी था। पर मैडम यू इतनी शातिर लेडी थी कि जब भी वो लॉयर आने वाला रहता वो विंग को बहुत अच्छी तरीके से रेडी कर देती और विंग को ये बता देती कि उसे लॉयर को कुछ भी नहीं बोलना। विंग जब छोटा था तब ये बातें डर के मारे मान लेता था, पर जैसा जैसा वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता गया तब वो अपने लॉयर अंकल को कुछ बताने की कोशिश करता। ये बात जब मैडम यू को समझ में आई तब उन्होंने 1-2 बार तो विंग को रोक लिया, पर बाद में वो समझ गए कि बच्चे की डेयरिंग बढ़ रही है। इसीलिए मैडम यू ने एक नया पैतरा यूज किया। उन्होंने विंग को ये बताकर मैनिपुलेट किया कि अगर वो मैडम यू के सारे काम करे, साथ ही घर के भी सारे काम करे और बाद में लॉयर से भी कुछ ना कहे, तो गॉड विंग पर खुश हो जाएंगे और उसके फादर के साथ उसकी मदर को भी हेवन से वापस से धरती पर भेज देंगे और फिर से विंग अपनी हैप्पी फैमिली के साथ रह सकता है, जैसे कि मैडम यू की हैप्पी फैमिली है। क्योंकि ऑब्वियसली मैडम यू अपने दोनों बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। विंग ने मदर का प्यार तो कभी भी देखा ही नहीं था, क्योंकि 9 मंथ के बच्चे को क्या ही याद होगा, पर उसे अपने फादर का प्यार बहुत अच्छी तरीके से पता था। साथ ही वो मैडम यू को जब जियांग चैंग और यानली से प्यार करते देखती तो उसे ऐसा लगता कि मदर का प्यार ऐसा ही होता है, तो वो ऑब्वियसली लालची बनता था और उसे लगता था कि हाँ, अगर वो सारी बातें मानेगा तो गॉड उसे उसकी मदर के पास भेज देंगे, साथ ही उसे उसके फादर भी मिल जाएंगे। इसलिए वो मैडम यू की सारी बातें मानने लगा। पर जैसा जैसा विंग बड़ा होता गया उसे समझ में आता गया कि ऐसा कुछ नहीं होता। और जिस दिन ये बात विंग को पता चली उस छोटे से बच्चे के दिल को बहुत बुरी ठेस पहुंची थी, क्योंकि उसे धोखा ही तो दिया गया था ना। पर विंग जो अब ये सब कुछ सहते सहते इन चीज़ों से यूज टू भी हो चुका था, वो ये ठान चुका था कि अब वो मैडम यू की कोई भी बात नहीं मानेगा। हर मंथ तो उसके पास लॉयर मिलने आता ही था, तो वो हमेशा की तरह मैडम यू की सारी बातें मानकर लॉयर से बात करने के लिए रेडी हो गया। लॉयर विंग के पास आया जियांग मैंशन में, तब मैडम यू भी वही थी। लॉयर हमेशा कुछ देर विंग से अकेले बात करता था और उससे सारी बातें पूछता था, पर ऑब्वियसली विंग हमेशा झूठ बोलता था, तो मैडम यू बिल्कुल बेफिक्र होकर वहां विंग को और उस लॉयर को अकेला छोड़कर जा चुकी थी। पर इस बार विंग ने लॉयर को सारी सच्चाई बता दी। लॉयर जो जानता था कि मैडम यू हद से ज्यादा डेंजरस लेडी है, वो उस वक्त विंग को वहां छोड़कर चला गया, लेकिन तुरंत ही उसने मैडम यू के खिलाफ सारे सबूत जोड़े और उनसे विंग की कस्टडी वापस ले ली। विंग तब 18 साल का हुआ नहीं था, पर अभी कोई भी विंग को अडॉप्ट पैसों के लिए ही करना चाहेगा, ये बात लॉयर ने कोर्ट में कह दी, जो कोर्ट को भी सही लगा। इसलिए लॉयर ने विंग की जिम्मेदारी ले ली, जिसमें लॉयर का कोई भी हाथ नहीं होगा। मतलब विंग की प्रॉपर्टी जब वो 18 साल का होगा तब उसके नाम पर हो जाएगी, और उससे पहले अगर विंग को कुछ भी हुआ तो वो सारी प्रॉपर्टी किसी को भी नहीं मिलेगी, सीधा डोनेट होगी। साथ ही विंग जब तक 18 साल का नहीं होता तब तक उसके सारे ज़रूरतों का ख्याल वो लॉयर रखेगा, क्योंकि वो लॉयर भी वी चांसे का दोस्त ही था। तो ऐसा ही हुआ। लॉयर ने विंग के लिए बहुत सारे गार्ड्स, मेड्स को अपॉइंट कर दिया और वो हमेशा की तरह विंग से मिलने भी आते रहे। पर वो लॉयर, उसकी भी फैमिली थी, उसका भी काम था, और वो साथ ही विंग को अपने साथ नहीं रख सकता था, क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर था। क्योंकि ऑब्वियसली विंग को जो भी यूज करेगा वो प्रॉपर्टी के लिए ही यूज करेगा, इसलिए विंग अकेला उस मेंशन में रहने लगा। पर मैडम यू बिल्कुल नहीं सुधरी। वो मेंशन में आकर भी विंग को डराती थी, धमकाती थी, पर विंग धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगा। वो सीख गया अपने लिए स्टैंड लेना, और ऐसे ही करते करते वो आज चाइना का सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन था। विंग की लाइफ में कोई ऐसा नहीं था जिसे विंग अपना ये सारा दुख दर्द बता सके। इसीलिए जब भी उसे डर लगता, जब भी वो
परेशान होता, अपसेट होता या मैडम यू उसे कुछ भी बुरा भला कह के जाती, तब विंग इस 4th फ्लोर पे आ जाता जो उसके मदर फादर का फ्लोर था। इस पूरे फ्लोर पर विंग की और उसके फादर की बहुत प्यारी प्यारी यादें थी, इसीलिए विंग यहाँ आने के लिए किसी को भी अलाउ नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि वो सारी यादें हर्ट हो जाएगी अगर कोई यहाँ आ गया तो। इसीलिए विंग यहाँ सिर्फ एक ही लेडी को अलाउ करता था जो कांसे सरन और वी चांसे जब जिंदा थे तब उनका भी ख्याल रखा करती थी, और वो थी ग्रैनी वेन। वही ओल्ड लेडी यहाँ आती थी और इस रूम को क्लीन कर कर जाती थी। उनके अलावा विंग किसी को भी यहाँ अलाउ नहीं करता था। आज ये फर्स्ट टाइम था कि विंग के इस फ्लोर पर कोई और आया हुआ था। नी मिंजू और बाकी सब जब देखते हैं कि विंग बिल्कुल सो चुका है, तब नी मिंजू नीचे जाते हैं और वो मेंशन के सर्वेंट से उस रूम की मांगने लगते हैं डुप्लीकेट, पर किसी के पास भी उस रूम की डुप्लीकेट की नहीं थी। ऑब्वियसली विंग सो चुका था तो रूम अंदर से लॉक था, तो उसे ओपन कौन करेगा। इसीलिए नी मिंजू विंग के रूम में जाते हैं और बाकी सब भी उनके पीछे रूम में जाकर उस रूम के की को ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद फाइनली उन्हें उस रूम की डुप्लीकेट की मिल जाती है। सब भागते हुए ऊपर जाते हैं और जल्दबाजी में दरवाज़ा ओपन करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली विंग के पैरों से और उसकी बॉडी से खून बह रहा था। इन सब ने इस बात का ध्यान रखा था कि जैसे विंग ने शूज़ रूम के बाहर उतारे, वैसे ही ये सब भी अपने अपने शूज़ को रूम के बाहर उतारे और बहुत केयरफुली रूम में एंटर करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली नीचे सारी तरफ कांच बिखरे हुए थे। तो वो जैसे तैसे करके अपने पैरों से को बचाते हुए फाइनली विंग के पास पहुंचते हैं और नी मिंजू विंग को उठाने लगते हैं, पर विंग सो चुका था। तो वेनिंग भी उनकी हेल्प करता है और वो दोनों अल्फाज विंग को जैसे तैसे करके रूम के बाहर लाते हैं और वो सीधा विंग को विंग के ही रूम में लेके जाते हैं। विंग को रूम में लेटाने के बाद मेंग्याओ और वांगजी विंग का फर्स्ट एड करते हैं, क्योंकि उसके पैरों से अभी भी ब्लड निकल रहा था। विंग की शर्ट उतरी हुई थी, ऑब्वियसली उसने वो मैडम यू के हंटर के निशान अपने मदर फादर को दिखाने के लिए शर्ट उतार दी थी। तो उन निशानों को देखकर भी सब बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे थे। विंग के पैरों का और उसकी बाकी बॉडी पर जहाँ कट लगे हुए थे, उन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट करने के बाद नी मिंजू मेंग्याओ को डिनर की एक प्लेट रेडी कर कर लाने के लिए कहते हैं। मेंग्याओ तुरंत जाता है और एक प्लेट लेके आता है। विंग तो सोया हुआ था, पर उसे जगाना भी था, क्योंकि उसी ने तो कहा था ना कि उसे भूख लगी है। इसीलिए नी मिंजू और वेनिंग जैसे तैसे करके विंग को बेड पर उठाकर थोड़ा बिठा देते हैं और विंग को नी मिंजू और बाकी सब जगाने की कोशिश करने लगते हैं। कुछ देर बाद विंग अपनी आईज ओपन करता है। उसकी आईज रोने की वजह से और नशे की वजह से पूरी तरीके से रेड हो चुकी थी। वो अपनी उसी ब्लरी आईज से सबकी तरफ देखता है, पर वो सबसे पहले ध्यान नी मिंजू पर लगाता है और अपने हाथों को ऊपर करते हुए सॉफ्टली कहता है, डैड। जैसे ही नी मिंजू ने ये सुना था, उन्हें बहुत बुरा लगा था, पर वो तुरंत विंग का वो हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारा डैड हूँ, तो चलो अब तुम्हारे डैड तुम्हें खिलाने आए हैं, खाना खा लो। जैसे ही विंग ये सुनता है, उसके फेस पर स्माइल आ चुकी थी। वो वैसे ही नशे में कहता है, डैड मुझे खिलाने आए हैं। नी मिंजू नोट करते हैं। तब विंग नी मिंजू की तरफ देखते हुए कहता है, आप आए हो तो मदर कहाँ है? मुझे उन्हें देखना है। मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं और मुझे वो याद भी नहीं है। वो कहाँ है? मुझे उन्हें भी देखना है। आप इस बार उन्हें साथ लाए हो ना डैड? नी मिंजू, जिनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, वो बस मेंग्याओ के हाथ को आगे कर देते हैं, जो उन्हीं के साइड में बैठा हुआ था। विंग, जो पूरे नशे में था, उसे मेंग्याओ सच में उसकी मॉम की तरह लगने लगता है और वो मेंग्याओ का भी हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मॉम सच में आप तो बहुत ब्यूटीफुल हो। पता है डैड मुझे हमेशा कहते थे कि आप बहुत ब्यूटीफुल थी, और मैं फर्स्ट टाइम आपको देख रहा हूँ। आप तो फोटो से भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हो। इतना बोलकर विंग
मेंग्याओ के हाथ को और भी टाइटली होल्ड कर लेता है और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, मुझे छोड़ के मत जाना आप लोग, मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया, आई मिस यू सो मच। इतना बोलकर वो उन दोनों को डायरेक्टली गले लगा लेता है। वही वो दोनों अब विंग से क्या ही कह सकते थे, इसलिए वो विंग को थोड़ी देर तक कंसोल करते हैं और बाद में नी मिंजू अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहते हैं, चलो अब खाना खा लो, अब तुम्हारे मॉम डैड खुद आए हैं ना तुम्हें खिलाने, तो खाना खा लो। विंग तुरंत नोट करता है और एक अच्छे बच्चे की तरह बेड पर ठीक से बैठ जाता है और अपने माउथ को ओपन कर देता है। ये देखकर सबके फेस पर स्माइल आ चुकी थी। ऑब्वियसली आज सब बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे थे विंग को ऐसे देखकर। बिल्कुल एक चाइल्डिश बिहेव कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा। रेयरली ही ये देखने को मिलता है, पर आज सब बहुत ज़्यादा खुश थे। धीरे धीरे नी मिंजू और मेंग्याओ विंग को खिला रहे थे और विंग भी उन्हें वापस से खिला रहा था। भले ही उसके हाथ लड़खड़ा रहे थे, पर वो जैसे तैसे करके नी मिंजू और मेंग्याओ को खिला रहा था। वो ज़्यादा गिरा रहा था, पर फिर भी ये सब भी खा रहे थे। ऐसे ही विंग को जब अपना टमी फुल फील होता है, तब वो नी मिंजू और मेंग्याओ की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं बस आशियन का पेट भर गया। ये सुनकर नी मिंजू सॉफ्ट स्माइल करते हैं और विंग के हेड पर रफल करते हुए कहते हैं, तो अब विंग सोएगा। ये सुनते ही विंग नी मिंजू की तरफ देखता है और गुस्से से कहता है, आप मेरे डैड हो ना, तो आप मुझे विंग क्यों बुला रहे हो? आप आशियन कहते हो ना मुझे, तो मुझे आशियन बुलाओ। आप मुझे आशियन बुलाओ, नहीं तो मैं आपसे कट्टी कर लूँगा, बात नहीं करूँगा आपसे। देखो ना मॉम डैड मुझे विंग बुला रहे हैं, ये तो मुझे आशियन बुलाते थे, तो बुलाओ आशियन बुलाओ मुझे। नी मिंजू एक डीप ब्रेथ लेते हैं। विंग को कंसोल करने के लिए वो अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहते हैं, हाँ आशियन अब सो जाओ। ये सुनते ही विंग के फेस पर बड़ी स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो अटैच ज़्यादा अपने फादर से ही था, क्योंकि उसके फादर ने ही तो उसका ख्याल रखा था ना, तो वो अपनी मदर से भी ज़्यादा फादर से ज़्यादा अटैच था। तो वो अपने हेड को नोट करता है और तुरंत ही नी मिंजू के लैप पर अपने हेड को रख देता है और उनके हाथों को पकड़कर अपने हेड पर रखकर कहता है, आशियन को नींद आ रही है, उसे सुलाओ। हाँ आशियन अब सो जाएगा। नी मिंजू एक डीप ब्रेथ लेते हैं और वो विंग के हेड पर टैप टैप करने लगते हैं। साथ ही मेंग्याओ भी वही बैठा हुआ था और विंग ने उसके हाथों को भी पकड़ के रखा था। वो दोनों जैसे तैसे करके विंग को सुलाते हैं और विंग भी नशे में होने की वजह से जल्दी से सो भी जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसे नींद से ही ज़बरदस्ती उठाया था सिर्फ खिलाने के लिए, तो वो तुरंत ही सो जाता है। पर वो नी मिंजू के लैप पर ही सो रहा था और मेंग्याओ के हाथ को उसने कस के पकड़ा हुआ था, तो इन सब को भी कहीं जाने का रास्ता तो था नहीं, तो ये सब भी वही लेट जाते हैं। हुसैन और वेनिंग तो अपने अपने रूम में चले जाते हैं, पर वांगजी काउच पर ही सो जाता है। मेंग्याओ विंग के साइड में ही सो जाता है और नी मिंजू वो तो वैसे ही बैठे बैठे बेड के हेडबोर्ड से अपने सर को टिकाकर सो चुके थे। नेक्स्ट मॉर्निंग फिलहाल 10 बज चुके थे और अभी भी नी मिंजू, मेंग्याओ और विंग तीनों भी सो रहे थे। कुछ देर बाद विंग धीरे धीरे मूव करने लगता है। उसे अपने हेड में बहुत ज़्यादा शार्प पेन हो रहा था। विंग अपने हाथ को उठाकर अपने सर पे रखने ही वाला था, तभी वो फील करता है कि उसका हाथ किसी ने पकड़ के रखा है। विंग अपनी आइज़ को स्लोली ओपन करता है, तब उसके सामने मेंग्याओ का फेस था, जो वही विंग के साइड में सो रहा था। विंग ये देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि मेंग्याओ यहाँ क्या कर रहा है। विंग कुछ देर बाद अपने आप को देखता है तो वो अभी भी शर्टलेस था और उस पर सिर्फ कंबल ओढ़ाया गया था। विंग जब पूरी तरीके से होश में आता है तब वो देखता है कि वो नी मिंजू के लैब पे सोया हुआ है। ये देखकर विंग शॉक हो चुका था, ये आखिर हो क्या रहा है। विंग को रात की कोई भी बात याद ही नहीं थी, क्योंकि वो ओवर ड्रंक हो चुका था। विंग धीरे धीरे मूव करने लगता है, जिससे मेंग्याओ और नी मिंजू की भी आइज ओपन हो जाती हैं। जैसे ही
उन दोनों की आईज ओपन हुई थी, उनका तुरंत ही ध्यान विंग पर जाता है। विंग जो टोटली कंफ्यूज था, जैसे ही उसे मेंग्याओ और नीमिंजू देखते हैं वो तुरंत विंग को वरीडली कहते हैं, क्या क्या तुम ठीक हो? विंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और इन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, मैं पहले तो यहाँ कैसे आया? मैं तो मॉम डैड के रूम में था ना, और आप दोनों यहाँ कैसे आए? नीमिंजू एक डीप ब्रेथ लेते हैं और विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, कल रात तुमने ओवर ड्रंक कर लिया था और तुम वहीं बेहोश हो चुके थे। मैं ही तुम्हें उठाकर यहाँ लाया हूँ। इनफैक्ट हम ही ने ही तुम्हें यहाँ लेटाया है, और साथ ही तुम हम दोनों को अपना मॉम डैड समझ रहे थे, इसलिए हमें यही तुमने ज़बरदस्ती अपने पास ही सुला लिया। ये सुनकर विंग एक डीप ब्रीथ लेता है। उसने अपने आइज़ को क्लोज कर लिया था। कुछ देर बाद वो अपनी आइज़ को ओपन करता है और उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, I'm सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली मैं कल अपसेट था, जिस वजह से ज़्यादा ड्रिंक कर ली। पर एक मिनट, आपके पास उस रूम की चाबी कैसे आई? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है मैंने लॉक किया था रूम, और आपको वहाँ आने की परमिशन किसने दी? आपको किसी ने रोका नहीं? नीमिंजू विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, किसी पर भी चिल्लाना मत। हम लोग खुद वहाँ आए थे, गार्ड्स ने हमें रोका था और सर्वेंट्स ने भी, पर हमने किसी की भी बात नहीं मानी क्योंकि हम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वरीड थे इसीलिए। और अच्छा हुआ हम वहाँ आए क्योंकि तुम हद से ज़्यादा ड्रिंक करके कांच पर चल रहे थे। तुम्हें अपने पेन का अंदाज़ा भी है? देखो अपने पैरों की तरफ, कितना ज़्यादा हर्ट हुआ है तुम्हें। और वही वैसे ही नशे में सो चुके थे तुम, इसीलिए तुम्हें नीचे लाए थे हम। वैसे भी तुम्हें डांटने का हक तो तुमने कल रात को ही हमें दे दिया अपना मॉम डैड बना के, तो अब तुम भी हम पे चिल्ला नहीं सकते। सो चाहो तो रेस्ट कर सकते हो, वरना बाहर आ जाओ। वैसे भी आज तुम्हारे चक्कर में हम भी लेट हो चुके हैं। क्यों मेंग्याओ नोट करता है और विंग की तरफ देखते हुए बिल्कुल मदर की तरह उसके हेयर्स को रफल करते हुए कहता है, चलो माय लिटिल चाइल्ड, रेडी हो जाओ। ब्रेकफास्ट पर हम सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। और हाँ, मैं हेल्प के लिए वेनिंग को भेज देता हूँ, या फिर वांगजी को भेजूँ? ये सुनकर विंग शॉक हो चुका था और वो मेंग्याओ की तरफ देख रहा था और बाद में लड़खड़ाते हुए कहता है, वांगजी? क्या मतलब? मेंग्याओ विंग की तरफ टीजिंगली देखते हुए कहता है, एक्चुअली नशे में तुमने कन्फेस कर दिया ना कि तुम वांगजी से प्यार करते हो। यह सुनना था कि विंग जोर से चीखता है, व्हाट? मेंग्याओ और नीमिंजू दोनों ने अपने कानों में अपने हाथ रख दिए थे और वो उसकी तरफ देखते हुए दोनों नोट करते हैं। विंग अपने फेस को अपने दोनों हाथों के बीच में छुपाते हुए कहता है, ओह नो, इट्स सो एम्बैरेसिंग। नीमिंजू विंग के तरफ देखते हुए कहते हैं, वैसे एक जस्ट हिंट देता हूँ, वो भी तुम्हें लाइक करता है, लव करता है या नहीं पता नहीं। ये सुनना था कि विंग दूसरी बार चीखा था, आर यू सीरियस? नीमिंजू विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, चिल्लाना बंद करो, कान के पर्दे मत फाड़ो। ये जस्ट मेरा अंदाज़ा है, मैं कंफर्म नहीं बताता। विंग नोट करता है और बाद में नीमिंजू की तरफ देखते हुए कहता है, थैंक्स। नीमिंजू नोट करते हैं। विंग मेंग्याओ की तरफ देखता है और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, वेनिंग को भेज देना मेरी हेल्प के लिए। मेंग्याओ तुरंत विंग को टीज करते हुए कहता है, वैसे ऑप्शन में वांगजी कहा है मैंने। विंग एम्बैरेस होते हुए कहता है, नहीं, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। ये सुनते ही मेंग्याओ बिल्कुल नॉटी वॉइस में कहता है, ओहो, मतलब तुम चाहते हो कि वांगजी तुम्हारी हेल्प करे, पर शादी नहीं हुई है इसलिए एम्बैरेस हो रहे हो। विंग मेंग्याओ से नजरें चुराने लगता है, पर सब तो उसका आंसर ऑलरेडी जानते थे, इसलिए मेंग्याओ विंग के सिर पर अपने 2 उंगलियों से हिट करते हुए कहता है, इट्स ओके, मैं वेनिंग को भेज रहा हूँ, रेडी हो जाओ, और अगर कोई हेल्प लगे तो हमें भी बुला लेना, हम बाहर हैं। विंग नोट करता है और वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद वेनिंग वहाँ आता है और वो विंग की हेल्प करने लगता है।
करीबन 1 घंटे बाद वो सब फाइनली ब्रेकफास्ट टेबल पे थे। विंग जो आज बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रहा था, और वही वांग जी जो हद से ज़्यादा शाय फील कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली कल रात सबने सुना था यार वांग जी ने विंग से प्यार का इजहार किया था। तो पर विंग को कुछ भी याद तो नहीं था, पर जैसे मेंग्याओ और नीमिंजू ने उसे बताया तो वो एम्बैरेस था और वांग जी शाय था। जैसे तैसे करके वो अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं और बाद में विंग ऑफिस जाने के लिए रेडी होने के लिए उठने ही वाला था, तभी नीमिंजू विंग की तरफ देखते हुए अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहते हैं, आज ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर पे रेस्ट करो। विंग नीमिंजू की तरफ देखता है और कहता है, पर आज मीटिंग्स। नीमिंजू विंग की तरफ देखते हैं और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, विंग कल रात तुमने बहुत सारी बातें कही थी, भले ही तुम नशे में थे, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, पर हम लोगों को सब कुछ याद है और अच्छी तरीके से पता भी है। हम सब लोग जान चुके हैं कि तुम एग्जैक्टली हमें यहाँ रखना क्यों चाहते हो, और कहा जाए तो हम लोग भी तुमसे अटैच हो ही चुके हैं और सब तुमसे प्यार भी करते हैं। इसमें हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं है, पर तुमसे एक अलग अटैचमेंट ज़रूर है। और तुम जानते हो, जैसे मैंने हुसैन को देखा है वैसे ही मैं वांगजी को भी देखता हूँ और वैसे ही तुम्हें भी देखता हूँ। तुम तीनों, इनफैक्ट तुम चारों भी हमारे लिए हमारे बच्चों की तरह ही हो। जितना प्यार मैं हुसैन से करता हूँ उतना ही प्यार मैं वेन्निंग से भी करता हूँ, उतना ही प्यार हम लोग वांगजी से भी करते हैं और तुमसे भी। माना हम लोग एक दूसरे से ज़्यादा जान पहचान नहीं रखते, पर एक दूसरे से इन 2-3 महीनों में दिल का एक अच्छा बॉन्ड बना चुके हैं, एक दूसरे की केयर भी करते हैं और साथ भी रहते हैं। तो भले ही हम ब्लड रिलेटेड नहीं, पर फैमिली ज़रूर है ना आशियन? जैसे ही विंग नीमिंजू से आशियन ये वर्ड सुनता है, उसकी आइज़ में सच में टीयर्स आ चुके थे और वो उन्हें बहुत मुश्किल से होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। नीमिंजू और मेंग्याओ दोनों भी ये बात समझ जाते हैं और मेंग्याओ और नीमिंजू दोनों उठकर विंग के पास जाते हैं। विंग नीमिंजू को हक कर लेता है, वो भी बहुत टाइटली, और अपने आंसुओं को कंट्रोल ना करते हुए कहता है, कल मेरी गलती नहीं थी, वो एक्चुअली मेरी आंट बहुत बुरी है, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, मैं बुरा नहीं होगा, लेकिन मैं मजबूर था और मुझे डर लग रहा था कि आज आप सब लोग मेरा कल का वो एंग्री लुक देखकर भाग जाओगे। I'm सॉरी गा, मैं आगे से कभी भी गुस्सा नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस गा। मैं आप लोगों में से किसी को भी हर्ट नहीं करूँगा और उन्हें भी हर्ट करने का मेरा इंटेंशन नहीं था, पर एक्चुअली हम दोनों का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा आप समझते हैं। वो नीमिंजू इससे आगे कि विंग कुछ कहता, उसके सिर पर हल्के से टैप करते हुए कहते हैं, हमें कल रात पूरी सच्चाई पता चल चुकी है, हमें कोई भी डर नहीं लगता तुमसे। इनफैक्ट हम खुश हैं कि तुमने हमारा भी स्टैंड लिया अपने फैमिली के सामने। विंग तुरंत नीमिंजू और मेंग्याओ की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं गा, वो मेरी फैमिली नहीं है, वो बस मेरे पैसों के पीछे पागल है, इसीलिए हमेशा मुझ पर बर्डन डालते रहते हैं, पर अब मैं उनसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। नीमिंजू नोट करते हैं। विंग नीमिंजू और मेंग्याओ और बाकी सब की तरफ भी देखते हुए कहता है, तो क्या आप मेरे साथ रहोगे ना, यही इसी मेंशन में? मुझे एक्चुअली बहुत अकेला फील होता है, मैंने किसी को बताया नहीं, पर मैं सच में यह बहुत अकेला फील करता हूँ, क्योंकि बचपन से ही मेरी कोई फैमिली नहीं रही। पापा थे पर वो भी बहुत जल्द मुझे छोड़ के चले गए और तब से मैं अकेला ही हूँ। सो प्लीज़, मैं यहाँ आपको भी इसी वजह से रख रहा था। मैं मानता हूँ मैं सेल्फिश हूँ, पर हाँ, मैं हूँ सेल्फिश, पर मेरे पास सच में फैमिली नहीं है। मैं आप सब लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, खासकर आप लोगों की एक दूसरे के साथ अटैचमेंट देखता हूँ ना, तो वो खालीपन मुझे भी फील होता है, बस इसीलिए मैं सेल्फिश हो गया था। I'm सॉरी। मेंग्याओ विंग की तरफ देखते हुए प्यार से उसके हेयर्स को रफल करते हुए कहता है, इट्स ओके किडो, अब कितना रोने वाले हो तुम? एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा बच्चों की तरह रोते हुए कितना वियर्ड लगता है।
विंग तुरंत अपने आंसुओं को पोंछ देता है और कहता है, मैं कोई कीड़ो नहीं हूँ, मैं एक ग्रोन अप मैन हूँ, मैं अल्फा हूँ। नी मिंजू विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ तुम एक अल्फा हो, एक ग्रोन अप मैन भी और एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा भी। चलो अब जाओ और रेस्ट कर लो। विंग नोट करता है और नी मिंजू की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे आप लोग चाहो तो मुझे आशियन बुला सकते हो, मेरे डैड मुझे आशियन कह के पुकारते थे। नी मिंजू, मेंग्याओ और बाकी सब भी नोट करते हैं। वांग जी जो विंग की तरफ अपनी इमोशनल आईज से देख रहा था, ऑब्वियसली विंग को रोते हुए देखकर उसकी भी आंखों में आंसू थे। बस वो जैसे तैसे करके खुद को होल्ड कर रहा था। माहौल थोड़ा लाइट अप हो चुका था, इसीलिए हुसैन इसे और भी लाइट अप करते हुए कहता है, वैसे इन सब चीज़ों के अलावा वीग, आपने एक और बात भी कन्फेस की थी। ये सुनकर वीग टोटली एम्बैरेस हो चुका था, साथ ही वांग जी हद से ज़्यादा ब्लश कर रहा था। विंग अपनी लड़खड़ाती हुई वॉइस में कहता है, मुझे कल रात का कुछ भी याद नहीं है, वो मैंने ओवर ड्रिंक कर ली थी ना, इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो मैंने जो भी कहा होगा वो नशे में कहा होगा। सो इस बात का कोई भी मतलब ये सुनना था कि वेनिंग बीच में ही विंग को काटते हुए कहता है, वैसे मैंने सुना है कि नशे में अक्सर लोग सच बोलते हैं, क्यों हुसैन? हुसैन तुरंत वेनिंग की बात पर नोट करते हुए कहता है, हाँ, अक्सर नशे में लोग सच बोलते हैं, ये बात सच होती है वीगा। तो उस हिसाब से आप वांग जी से तो प्यार। इतना बोलकर हुसैन चुप हो जाता है और वो विंग और वांग जी दोनों को भी टीजिंग स्माइल दे रहा था। वही वांग जी ये सुनकर इतना ज़्यादा ब्लश हो चुका था कि वो उठकर सीधा रूम की तरफ भागने लगता है। वही विंग वो अपना हेड नीचे करके बस अपने हेड पर अपने एक हाथ से रफ कर रहा था। इन लोगों को क्या आंसर दूँ, उसका बस अभी यही रिएक्शन था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.